हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का सेट 3 का क्वेश्चन पेपर है। ये 3143 इसका कोड है, तो इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम पेपर आया हुआ है तो प्लीज़ अपने चेक कर लीजिएगा आंसर्स को एंड बताइएगा कमेंट करके कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो सेक्शन ए करते हैं अभी हम इसका। तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा। तो सेक्शन ए देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन, कौन सी है इसमें से? तो वैसे तो सारी सही है बट ये बैलेंस्ड है आपकी ये वाली। ठीक है, तो ये जब पोटेशियम आयोडाइड और आप लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हो तो आपका ये बनता है लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इसे ये येलो प्रेसिपिटेट होता है और साथ में ये बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन होती है ये वाली, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। बाकी सब एक्वस फॉर्म में होते हैं बट ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है सोल्यूशन से बाहर। ठीक है, तो बैलेंस करना था इसको, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस कौन सी बनती है? तो देखो बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब भी कार्बोनेट होगा। तो इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ NaCl CO2 और H2O बनाता है। तो जब भी CO3 होती है तो कौन सी गैस बनती है? CO2 बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका इसमें भी है इसमें भी है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? लाइम वाटर को मिल्की करना। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। इस टमाटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो में। डी ऑप्शन है इसका आंसर। मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग वाइट ऐश वाई। करेक्ट डिस्क्रिप्शन एक्स वाई के लिए बताना था। तो देखो एक्स रिबन, कौन सी रिबन पड़ी हुई थी हमने? मैग्नीशियम रिबन पड़ी थी ना, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो वाइट फ्लेम के साथ जलती है, तो वो वाई बनाएगी यानी MgO2। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अगर देखिए, वैसे तो ये हमने किया हुआ है, तो रिएक्शन को देख लीजिए। Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाती है? MgO बनाती है। बैलेंस कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा था कि इन्होंने पहले बोला कि X को हमने बर्न किया, तो X क्या है? Mg है, और फिर बना क्या? MgO, तो वो Y बोला था, तो X आपका Mg है, Y MgO है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो Mg और MgO दिखा रहा है? X Mg और Y MgO। Mg से क्या बनती है? MgO। वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बताइएगा किस किस बच्चों ने यही ऑप्शन लगाया है। आगे देखिए इसका आगे के क्वेश्चंस, ये हिंदी मीडियम में भी देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर में कौन सा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है? तो आपको पता है कि सोप जो होता है वो वर्क नहीं करता ना हार्ड वाटर के साथ, क्योंकि उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, जबकि जो वॉशिंग सोडा होता है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है और फोम बनाता है हार्ड वाटर के साथ भी। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला है, Na2CO3 10H2। इसमें 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 होता है जो Cl से मिलके कोवेलेंट बॉन्डिंग करके बनता है। ठीक है, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, Cl और Cl अपने आप से ही बनाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये आपको बताया गया था। तो देखो शेयरिंग का मतलब हर एक ईच क्लोरीन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो 17 के अकॉर्डिंग क्लोरीन में 17 अगर इसका एटॉमिक नंबर है अगर 287, तो हर एक क्लोरीन के पास अपने आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है। तो ये वाले क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 होंगे, इसके क्रॉस पे से दिखा देना। और इस वाले क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7 होंगे। तो एक ही की तो कमी है ऑक्टेट करने में, तो ये वाला जो क्लोरीन है इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। और ये वाला क्लोरीन 6 तो इसके पास, 7 तो इसके पास ऑलरेडी है आउटर मोस्ट में, तो ये भी इससे एक ही तो लेगा, तभी तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इसका भी ऑक्टेट। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। क्यों है? देखो क्योंकि यहाँ पे Cl, देखो ये वाला Cl में कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके खुद के 8 थोड़ी ना होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, और 2 इसने यहाँ से भी ले लिए, तो ये तो कितने हो गए? ये तो 8 to 10 हो गए, एक क्लोरीन के पास 10 आ गए। ये तो फॉल्स है। इसमें एक क्लोरीन के पास 2 2 4 1 5 6 7 8 और 3 इससे ले लिए, तो 11 आ गए, तो ये भी फॉल्स है। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके पास देखो अपने खुद के 7 थे और एक इसने शेयर कर लिया, ऐसे इसके खुद के 7 थे और इसने एक शेयर कर लिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ भी ये गलती बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट बिकॉज। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली क्यों कहते हैं? एल्कली होती क्या है? जितने भी बेसिस जो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं, तो उनको हम एल्कली कहते हैं। तो एल्कली
हम बोल सकते हैं बेस हो सकती है, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि बेस वही एल्कली होगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए उसे हम एल्कली कहते हैं। जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस तो होता है लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए उसको हम एल्कली नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होगा, जबकि फेरिक ऑक्साइड बेस तो है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो बेस, तो वो एल्कली भी नहीं होगा, है ना। वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही हम एल्कली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। जो स्टोमेटा में ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस रीज़न से होती है? तो उसका रीज़न है हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी बी था और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी बी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वाटर इन अ रूट एंटर ड्यू टू। वाटर रूट में एंटर करता है किस, कौन सा प्रोसेस होता है पता होगा? ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है, तो बी इसका आंसर है। डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछी गई है। तो डीएनए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की। तो डीएनए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की, ये तो ट्रू है। डीएनए का मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर के लिए। तो यस, ये भी ट्रू है। चेंज इन द इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोटीन। इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगा, ये भी ट्रू है। कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे अगर प्रोटीन चेंज हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको इनकरेक्ट ही पूछी थी ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, सेंसरी नर्व ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द। जो सेंसरी नर्व होती है रिफ्लेक्स आर्क में, वो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर सेल से कहाँ लेके जाती है? वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। रिसेप्टर सेल से कहाँ जाती है इन्फॉर्मेशन? स्पाइनल कॉर्ड में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये इसके आंसर्स है, ठीक है। 9 का बी, 10 का डी, उसके बाद 11 का स्पाइनल कॉर्ड आएगा। आगे रेशो पूछा था आपसे, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर एंड पी प्लांट वाइलेट फ्लावर रिजल्टेड इन F2 प्रोजनी। तो अगर वाइट फ्लावर है और पी प्लांट वायलेट फ्लावर है, तो F2 प्रोजनी में कौन सा रेशो देगा? वायलेट वीवी एंड वाइट फ्लावर। तो ये 3:1 आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो जो करेक्ट पैटर्न बताना था आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो देखो सर्कुलर लूप में हमें ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा ही पैटर्न बनाती है, बट यहाँ पे देखो फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर जा रही है और इधर इधर ऐसे जा रही है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन बना रही है। सेम ही तो डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये इधर 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 थोड़ी ना जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें भी देखो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सारी के जो एरो है देखो एक ही तरफ आ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ। तो यानी कि ये अगर करंट ऐसे चल रहा है तो ये कहाँ जाएंगी? या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो ये इधर इस साइड सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये गलत है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 LED बल्ब है, 12 वॉट और 6 वॉट कनेक्टेड इन सीरीज। अगर करंट थ्रू 12 वॉट बल्ब इतना है तो करंट थ्रू 6 वॉट बल्ब कितना होगा? तो देखो अगर 12 वॉट और 6 वॉट दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया ना, और आपको पता होना चाहिए सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होता है? करंट सेम होता है। सीरीज़ कनेक्शन जब भी करते हैं तो करंट दो रजिस्टर 3 रजिस्टर जितने के भी होंगे ना, उनके करंट सेम होते हैं और वोल्टेज डिफरेंट होती है सीरीज़ में, ठीक है। तो सीरीज़ में अगर करंट सेम है, तो अगर 12 वॉट बल्ब को इतना करंट मिला तो 6 वॉट को भी तो सेम ही करंट मिलेगा, क्योंकि सीरीज़ में बोला गया है। तो यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में गए, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन ये है। तो आपको पूछा था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो आप वो रूल लगा के देखना। तो अल्फा पार्टिकल यानी कि करंट भी इसी तरह जाएगा जहाँ करंट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये है। थंब को आप यहाँ पॉइंट करना, फिंगर्स को आप अपनी जो 4 फिंगर है उसे इधर लगाना, तो देखना आपकी मिडिल फिंगर किधर आएगी, तो वो आउट ऑफ द पेज आएगी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे इसमें, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आउट ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर विल बिकम। तो देखो रजिस्टर का अगर हमने हाफ कर दिया रेजिस्टेंस,
तो अगर हम बाकियों को पैरामीटर को चेंज ना करें तो हीट कितना बनेगा। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था आपने कि जो हीट लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, एच होता है हमारा I²RT, HI²RT होता है। तो देखो वैसे तो एच आई पे भी डिपेंड करता है, आर पे भी और टी पे भी। अब इन्होंने बोला कि ये आई और टी को हमने सेम रखना, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ आर पे चेंज किया। तो आर के देखो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है ना, हीट एनर्जी आर की क्या होती है, डायरेक्टली। तो जो चेंज इसमें करोगे वही तो हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको हाफ किया तो इसको भी क्या, ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर ये डबल होती तो ये भी डबल हो जाती। समझ आया। तो ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसको हमें चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको कर रहे हैं, तो इसी को देखना पड़ेगा। हीट कैसी होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो रेजिस्टेंस को अगर आपने हाफ कर दिया है तो जो हीट होगी वो भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे एजर्शन रीजन पे आते हैं। एजर्शन 17 क्वेश्चन देखेंगे। एजर्शन है इन ह्यूमन इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आई एंड जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आई। अगर जीन बी ब्लैक आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ब्राउन आइज के लिए, स्मॉल बी वाला, तो कलर ऑफ आई प्रोजेनी हैव जीन कॉम्बिनेशन, अगर ये वाला बने तो ब्लैक ही आएगा। तो ये ट्रू है। ठीक है, एजर्शन ट्रू है, ब्लैक ही आएगा। द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज ए डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। ये भी तो ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट होती है ब्लैक कलर। तो एक्चुअल में ये एक्सप्लेन भी तो ठीक कर रही है, क्योंकि ब्लैक क्यों आया, क्योंकि ब्लैक कलर डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, जब दोनों सही हो और रीजन भी करेक्ट हो। ठीक है, तो एजर्शन भी आपका ट्रू है, इसमें रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, इसलिए ए आंसर होगा करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम के साथ जो रिएक्शन होता है वाटर का, वो एक्सो है, हीट निकलती है ना, यस ये ट्रू है। तो रीजन क्या है, क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्विकलाइम वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनती है, ये भी ट्रू है। अब हीट बनती है तभी तो एक्सो है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी तो ट्रू है कि एक्सो क्यों है, क्योंकि हीट बनती है। ओके, एग्जर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 का ए ऑप्शन ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। इसका भी क्या है, ए ऑप्शन। आगे देखिए, तो हिंदी मीडियम भी साथ साथ अपने क्वेश्चंस देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एजर्शन क्या है, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को फोर्स महसूस होता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे तो फोर्स नहीं महसूस होगा, जीरो फोर्स होता है। बट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तो यस फोर्स लगता है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिखी है ना, यस ये ट्रू है, आपका एजर्शन ट्रू है। रीजन कह रहा है, तो जो नेट चार्ज होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो हमेशा जीरो होता है, नॉट ऑलवेज जीरो। ये तो ऑलवेज लिखा है इन्होंने, तो ये फॉल्स है आपका। ठीक है, तो एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो जब भी कोई एक फॉल्स होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी ऑप्शन था इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है। किस किस बच्चे ने सी लिखा है बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एजर्शन ए कहता है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, विली कहते हैं। यस ये ट्रू, आपने पढ़ा होगा, विली कहते हैं, है ना, जिसमें ब्लड होता है। रीजन पढ़ते हैं, दीज विली हैव अ लार्ज सर्फेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो विली होती है उनका सर्फेस एरिया लार्ज होता है, जिससे हेल्प मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन ऑफ फूड में। ये भी ट्रू है कि उसका लार्ज सर्फेस एरिया होता है और डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। तो रीज़न भी ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, दैट्स वाई ये ब्लड रिच होता है। ठीक है, तो ये एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका एजर्शन ठीक है, रीज़न ठीक, ए ऑप्शन। तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन, यानी कि सारे एजर्शन रीज़न में ए ऑप्शन आएगा, बस 19 को छोड़ के। 19 का आंसर सी है। ठीक है, इसका आगे का सेक्शन सी बी सी डी आपको कंप्लीट सोल्यूशन चैनल के अंदर मिल जाएगा। एंड सेट ए, सेट 1, सेट 2, सेट 3 सबके सोल्यूशन आपको चैनल में मिल जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सारे सेट चेक कर लीजिए जिसके बच्चों के जो जो सेट आए हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है।